प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में आरोह भाग 2 के गद्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं। गद्य खंड में ये हमारा चौथा पाठ है। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी जिसके लेखक हैं, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और पहलवान की ढोलक ये जो है संकलित है इसमें। तो पहलवान की ढोलक एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जो आपकी क्लास 12th की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। पाठ क्रमांक 4, फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इस नाम से इनकी जो है प्रसिद्धि है। 4 मार्च सन 1921 में औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में, अर्थात 4 मार्च सन 1921 में औराही हिंगना गांव में, जो कि पहले ज़िला पूर्णिया में था, अब अररिया डिस्ट्रिक्ट हो गया है, बिहार में स्थित है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये उपन्यास हैं। मैला आंचल ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और फेमस है। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह हैं आपके। ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्टाज है, तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपका निधन, आपकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में पटना में हुई। तो 1954 में आपका जो उपन्यास था मैला आंचल, ये प्रकाशित हुआ और इसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ होता है। आंचलिक उपन्यास अर्थात लोक संस्कृतियों का उपन्यास, लोक जीवन का उपन्यास, लोक भाषाओं का उपन्यास, गांव गलीचों, गांव के किसानों के बारे में, ग्राम्य जीवन के बारे में जो जितना ज़्यादा बता दे, गांव में प्रचलित जो भाषाएं हैं उनके बारे में, गांव में प्रचलित जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके बारे में जो बताए, गांव के रहन सहन के बारे में जो बताए, यही सब ग्रामीण आंचलिक चीज़ें हैं। तो हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर जो विमर्श जो हुआ वो मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया और लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। इसीलिए उन्होंने मैला आंचल इस उपन्यास का नाम रखा। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब भारत सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों को आकृष्ट किया, उनका ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। तो चलिए, आज फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानियाँ हैं उनमें एक प्रतिनिधि कहानी है पहलवान की ढोलक। उस पहलवान की ढोलक कहानी में क्या है पढ़ते हैं। तो वास्तव में पहले इस पाठ में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फणीश्वर नाथ की रेणु की पहलवान की ढोलक। तो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार
रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त कर देती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृत की सजीव करने की जो अद्भुत क्षमता है, ऐसे में ये ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा है। वो लगता ही नहीं कि ये कहानी है, वास्तव में लगता है कि ये सब सच हो रहा है, सब हमारे जीवन का हिस्सा है। सजीव पात्रों की अद्भुत क्षमता होती है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया में छा जाने की समस्या है। दो शब्द यहाँ हैं, भारत और इंडिया। भारत हमारा वो देश जिसमें हमारी लोक संस्कृतियाँ निहित थीं, जिसमें दिखावा नहीं होता था। इंडिया वो देश है जहाँ दिखावा है, जहाँ होड़ मची हुई है आगे बढ़ने की, दूसरों से सरोकार ख़त्म हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में तो सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है। कोरोना के चलते तो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती, ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल भी है? ये प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाता है। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए, लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, ये भी प्रश्न छोड़ जाता है। निश्चय ही ये हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक। मैं पुनः आपको बता दूं कि कहानियाँ और जबकि लंबी कहानियाँ वीडियो क्लासेज में अक्षरशः सेंटेंस, एक सेंटेंस को पढ़ना बहुत दुष्कर कार्य है। असंभव तो नहीं कह सकता हूँ, कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। और जब उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो वो फिर उसको बहुत ज़्यादा साइज की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से मैं इसको समराइज़ करूँगा और समराइज़ करते हुए आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, इस चीज़ का एश्योर करता हूँ कि यू डोंट वरी ऑल अबाउट इट। मैं किसी भी ऐसे पहलू को नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। हर एक महत्वपूर्ण चीज़ को मैं आपके सामने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ हर एक जो भी की पॉइंट्स आएंगे मैं उन्हें बार बार एम्फेसाइज भी करूंगा। और इसके अंत में जो इस पाठ से जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए मैं इस कहानी को अपने अंदाज में बयां करता हूँ, इसको समराइज़ करता हूँ। तो ये कहानी जो है आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इसमें पहलवान को ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन के माता पिता को बनाया गया। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो लुट्टन है। लुट्टन चूँकि गांव की कहानी है इसलिए उसका नाम लुट्टन रखा। अगर ये शहर की कहानी होती तो टॉमी वामी कुछ रख देते। तो चूँकि गांव का है इसलिए उसके सुटेबल वैसा नाम भी दिया है लेखक ने। तो लुट्टन के माता पिता का देहांत हो गया है, जो इस कहानी का हीरो है, नायक है, पात्र है, मुख्य पात्र है। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया।
उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पेच सीख कर कसरत करते लुट्टन पहलवान बन गया। तो वास्तव में एक सामान्य गरीब लड़का पहलवान कैसे बनता है, उसके जो माता पिता हैं उसका देहांत हो जाता है और उस अनाथ लुट्टन को उसके माता पिता की जो सास है, उसकी माता की जो सास है जो कि विधवा है, वो उसे पालती पोसती है, पाल पोस करके बड़ा करती है। और चूँकि जब आप समाज में रह रहे होते हैं तो समाज आपको अकेला कमज़ोर देख करके आपका शोषण करना चाहता है, आपको डराता धमकाता है, आपको मारता पीटता है। तो इस तरह से वो इन सब से बचने के लिए कुश्ती के दांव पे सीख कर कसरत करके, ताकि वो खुद स्वयं मजबूत रहे, ताकि लोग उसे इस तरह से हैरेस ना कर सकें। तो इस तरह से वो लौटते दौड़ते भागते कसरत करते एक पहलवान बन गया। तो लुट्टन पहलवान हो गया। एक बार लुट्टन जो है श्यामनगर मेला देखने गया, जहाँ ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। कई बार अक्सर आप देखते होंगे मेलों में, अखाड़ों का जब आयोजन होता है तो थोड़ा सा उत्साह ऊर्जा आ जाती है मन में, हम भी मोटिवेट होने लगते हैं कि चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। तो ताव ताव में अत्यधिक ऊर्जा से और उत्साह से लबरेज लुट्टन पहलवान ने एक अखाड़े में जाकर चांद सिंह, उस समय का जो पहलवान है, जो कि नामी पहलवान है, फेमस है, माना हुआ पहलवान है, उसको चुनौती दे देता है। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दांव लगाकर चांद सिंह को पलटकर हरा दिया और वह आज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजय बना रहा। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखाए। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। कहने का आशय ये है कि चांद सिंह जो पहलवान है, उसको हराने के बाद लुट्टन जो है अब उसको पहलवानी करने का, कसरत करने का, अखाड़ों में लड़ने का एक शौक़ हो गया और वो इसको यूँ करता रहता है। समय बीतता है, उसका विवाह होता है, 2 बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों को भी पहलवानी के गुर सिखाता है, उनको ट्रिक बताता है, दांव पेच सिखाता है। अब वो चाहता है कि जैसे एक राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी उसका उत्तराधिकारी बेटा राजकुमार संभालता है, वो भी चाहता है कि मेरे जाने के बाद ये जो पहलवानी जो मैं करता हूँ इसको मेरे बेटे आगे बढ़ाएं। तो राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली, अर्थात उसके बेटे ने। राजकुमार को घोड़ों की रेस का शौक़ था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया। पहलवान और उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। तो वास्तव में लुट्टन सिंह जो है एक राजघराने में आश्रित हो गए। राजा अच्छे पहलवान, अच्छे कवि, अच्छे वैद्य अपने राजमहल में रखते थे, उनका भरण पोषण करते थे, उनका जो खर्चा होता था देते थे। तो जिस प्रकार से लुट्टन अपने बेटों को बनाना चाहता था कि ये भी पहलवानी के इस अखाड़े में जाएं और मेरे बाद ये करें, तो राजा जिस राज्य में रहा करता था, उस राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात वहाँ उसका बेटा, बड़े बेटे ने राजगद्दी संभाल ली। और राजकुमार जब आया तो पिता के जो सिद्धांत थे उनसे आगे हट करके उसके जो राजमंत्री थे, जो उसके सलाहकार थे, उन्होंने बताया कि ये इनको जो है भोजन, इतना अच्छा खासा भोजन देना, इन पर इतना खर्च करना, ये फिजूल खर्च है। तो उन्होंने
लुट्टन सिंह को अपने राज्य से, अपने राजमहल से निष्कासित कर दिया, आश्रय अपना छीन लिया तथा जो मेले लगते और मेले में अखाड़ों का आयोजन होता वो भी बंद करवा दिया। राज दरबार से निकाले जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का जो स्कूल है ज़्यादा दिन नहीं चला और जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगीं। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए, पर उस रात ही पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधा रहा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की मौत हो जाती। तो राज दरबार से निकालने के बाद एक दिन यूं ही वो जीविकापार्जन के लिए कैसे पेट का भरण पोषण हो, बच्चों का भरण पोषण हो, तो वो एक अखाड़ा खोलता है जिसमें वो बच्चों को जो रुचि रखते हैं पहलवानी करने में, उनको अखाड़े में सिखाता है कुश्ती के दांव में। तो लेकिन वो उनका जो ट्रेनिंग कैंप है अखाड़े का वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, जीविकोपार्जन नहीं हो पाती। अंततः उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ती है। कुछ समय बाद उसी गांव में कोई महामारी फैल जाती है। एक तो पहले सूखा और उसके बाद कोई महामारी फैल जाती है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में इस समय देखें हम तो जिस प्रकार से एक महामारी इस समय कोरोना फैली हुई, तो उस समय लुट्टन सिंह के गांव में भी कोई महामारी फैल गई। तो चूंकि महामारी जब फैली तो लुट्टन सिंह अपने ढोलक को बजा बजा करके, ढोलक पर थाप दे करके लोगों की हौसला अफजाई करता, लोगों से इस महामारी से लड़ने के लिए उनके अंदर साहस और उत्साह भरता, लोगों की हिम्मत बनाता कि आप हिम्मत से काम लें और इस महामारी से लड़ें, निश्चित रूप से हम इस महामारी से जीतेंगे। इस तरह से वो उस गांव को अवेयर करता था, उस गांव में रहने वाले लोगों की हौसला अफजाई करता रहता था। एक दिन उसी महामारी से उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई तथा इस घटना से जब मृत्यु हुई उसके बाद, उसके जिस दिन उसके दोनों बेटों की मृत्यु हुई, इसके बावजूद भी उसने ढोलक बजा करके लोगों को अवेयर वो करता रहा, उनका उत्साह बढ़ाता रहा। यद्यपि वो अपने 2 बेटों को उसी दिन खोया था उसने, लेकिन फिर भी वो अपना सामाजिक जो उसका दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा था। इससे पता चलता है कि उस समाज के प्रति उसकी जो ड्यूटी है, जो उसके कर्तव्य हैं, उनका वो निर्वहन बखूबी कर रहा है। और इसी घटना के कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद, लुट्टन पहलवान की भी मौत हो जाती। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के प्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अगर मैं इसको कंक्लूजन की तौर पे देखूं तो पहलवान की ढोलक कुछ नहीं है, ये सिर्फ व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है कि जिस प्रकार से व्यवस्था बदली, सिस्टम बदला, तो आज वही पहलवान हाशिए पे रख दिया गया, वही पहलवान इम्पॉर्टेंट ना रह गया, उसकी अब कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रह गई समाज में। तो ये उसकी कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का भी वर्णन है। आप देखिए कि वो मतलब टिल डेथ लोगों को अवेयर करता है, उत्साहित करता रहता है ढोलक बजा करके। यद्यपि अपने दोनों बच्चों को खोता है उसी दिन, और उसी दिन वो ढोलक बजा करके समाज को, गांव को हौसला अफजाई करता है और उस महामारी से लड़ने के लिए हिम्मत देता है। भूख, महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। तो ये जो भूख है, महामारी है, लुट्टन को और उसकी पूरी ज़िंदगी को, उसके अस्तित्व को मिटा कर रख देती है। इस कारण इस करुण त्रासदी में पहलवान लुट्टन सिंह ने कई सवाल छोड़े हैं कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं, या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। अगर उसको उस राज दरबार में आश्रय मिला होता तो आज उसके
यूँ दोनों बेटे शायद ना मरते। तो इस तरह से कहना चाहता है, एक प्रश्न छोड़ना चाहता है समाज में कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर हुनर है तो कृपया उसे सहेज कर रखें। हो सकता है वो आज आपको ना लगता हो कि ये प्रासंगिक है, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ना लगती हो, लेकिन निश्चित रूप से वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। समय के साथ लोगों के मायने बदलते हैं, लोगों का नज़रिया बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सहेज कर रखना होता है, जैसे संस्कृतियाँ हैं, लोक संस्कृतियाँ हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, लोग गायक हैं। तो ये हमारी जो चली आ रही संस्कृतियाँ हैं, लोक संस्कृतियाँ हैं, इनको जीवित रखती हैं, अक्षुण्ण रखती हैं। तो ये चैप्टर यहीं पूरा होता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें इसके क्या प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के अंतर्गत। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस कहानी में लुट्टन सिंह की जिजीविषा, कैसे वो अंतिम क्षण तक मृत्यु से लड़ता है, हार नहीं मानता, लोगों की भी हौसला अफजाई करता है। तो पहला प्रश्न है ये, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी धुन पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए, अर्थात उनके बारे में लिखिए। तो जैसे आपने पढ़ा, जब एक चित्र देखा होगा, जब वो ढोलक बच्चा आ रहा था तो उसमें लिखा था चित्र के पास ही, चट धा गिड़ धा, चटाग चढ़ धा, चट घिड़ धा, धाग धीना तिरकट तिना। ये दरअसल जब ढोल बजता है तो उससे ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन को ढोल की प्रत्येक थाप पर एक नया दांव पेच सीखने को मिलता था और उससे सीखता था। उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी ढोलक। लुट्टन के ढोल की आवाज़ और उसकी कुश्ती के दांव पेच में अनोखा तालमेल था। जैसे चटधा गिड़धा, ये जो है लेखक को ऐसा लगता था जैसे ढोलक कहती ही आजा भिड़ जा। चटाक चढ़ धा, एक दूसरा ढोलक का साउंड आया है, चटाक चढ़ धा, उठाकर पटक दे। इसको लेखक ऐसा समझता था, लुट्टन ऐसा समझता था जो पहलवान है। ढोलक से फिर एक ध्वनि निकलती है, चट गिड़ धा, मतलब ढोलक कह रही है लुट्टन को कि लुट्टन मत डरना, लुट्टन मत डरना। धाग धीना तिरकट तिना, अब इस साउंड से कह रहा है दांव काटो, बाहर हो जाओ। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित्त करो। तो ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह भरते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? तो लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसने पहलवान बनने का निश्चय किया। उन्होंने बिना गुरु की कुश्ती सीखी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। अल्पायु में उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा। जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र ने उन पर होने वाले फिजूल खर्ची मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया। गांव के बच्चों को पहलवानी भी सिखाई उन्होंने। अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहसपूर्वक किया। महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया, उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। तो लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? इसके बाद लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ढोलक है? इसलिए क्योंकि उससे किसी से पहलवानी नहीं सीखी,
बल्कि वो एक मेले में गया और ढोलक से जो निकली हुई ध्वनियाँ थीं वही उसे दांव पेच सिखाती हैं। ध्वनि सुनता और उनको अपने हिसाब से समझता कि आ गिरा दे, पटक दे, इस तरह से धड़ धा, इस तरह से। तो दांव पेच सिखाती हुई, आदेश देती हुई प्रतीत होती हैं। तो ढोलक से निकली हुई ध्वनियाँ ही उसे दांव पेच सिखाती हुई, आदेश देती हुई प्रतीत होती हैं। जब ढोल पर थाप पड़ती तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थीं। उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो ढोलक वो इसलिए बजाता रहा क्योंकि गांव में महामारी और सूखे कारण निराशाजनक माहौल था तथा मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। इसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव के लोगों के मन में जीने की उमंग जगाती है, उन्हें प्रेरित करती है, उनका हौसला अफजाई करती है, उनको उत्तेजित करती है, उनका उत्साह बढ़ाती है। ढोलक जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी न हारने की प्रेरणा देती थी। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों का देहांत होने के बावजूद भी लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देने तथा अपने बेटों की असामयिक मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों को महामारी से लड़ने की प्रेरणा के लिए ढोल बजाता रहा। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो ढोलक की आवाज़ से रात की विभीषिका और दुख का सन्नाटा कम होता था। महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता था। वे मानो मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते और वे अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना करते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज़ मृतप्राय गाँव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति भरकर उनके खून में उबाल लाकर उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। महामारी, क्वेश्चन नंबर 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा असर होता था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। लोग एक दूसरे को सांत्वना बंधाते रहते थे और एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते, तब वे चूं भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्र को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थीं। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वो महामारी को चुनौती दे रही। कुश्ती या दंगल पहले लोगों राजाओं का बड़ी शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो पहले मनोरंजन के नवीनतम साधन नहीं थे। टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें नहीं होते थे। तो इसलिए कुश्ती ही मनोरंजन का अच्छा साधन माना जाता था। इसलिए राजा महाराजा कुश्ती के दंगलों का आयोजन करते रहते थे। जैसे मनोरंजन के नवीन संसाधन बढ़ते चले गए, वैसे कुश्ती की लोकप्रियता घटती गई और फिर पहले की तरह राजा महाराजा भी नहीं रहे जो इस प्रकार के दंगलों का आयोजन करते। आज कुश्ती की जगह आधुनिक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि ने ले लिया है। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगल आयोजनों पर बल देना होगा। पहलवानों को उचित प्रशिक्षण, उनके खान पान का उचित ख्याल, खिलाड़ियों को उचित धनराशि तथा नौकरी में वरीयता, खेल का मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आदि कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके लिए छोड़ता हूँ। इसी बहाने आप पाठ को पढ़ेंगे और इन 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर फिर भी नहीं दे पाते हैं, कोई समस्या आती है, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं समय निकाल कर एज सून एज पॉसिबल तुरंत आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से हमने फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो सेशन को यहीं टर्मिनेट करते हैं।
स्वस्थ रहें, खुश रहें और यूँ ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।